तो is everybody able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, Yes, sir. okay, fine. फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट 1 और चैप्टर 1 सिलेबस आप सबने देखा होगा। पहले यूनिट में 3 चैप्टर है। एक पहला चैप्टर जो है वो सर्वलेट बेसिक्स का है, और दूसरा चैप्टर जो है वो है सर्वलेट रिक्वेस्ट का, और तीसरा चैप्टर जो है वो रिस्पॉन्स का है। ठीक है, देखो ये आपको सिलेबस भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको सिलेबस? Yes, sir. See, yes. Yes, sir. Okay, okay, fine. Actually, there are 6 units in our syllabus, and the first unit contains basic thing. The first unit contains basic thing. It has 3 things. First is servlet basics. Second is handling the client request from data, and the third is request and request headers. तो 3 चैप्टर्स यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं पहले यूनिट में। तो फ्रेंड्स, आपको और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम 1 हम अभी डिस्कस कर रहे थे। सेम 1 में हमने, अगर मेरी बात करूँ तो मैंने आपको जावा और पीएचपी 2 चीज़ें बताई। अगर आप थोड़ा इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसका ट्रैक है, मतलब कि याद है, तो क्या होगा पता है? आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसा कि आप JWD को पढ़ते वक्त आपने जो थर्ड सेम में पढ़ा है, थर्ड सेम में जो मैंने आपको सिखाया उसी को हम आगे बढ़ा रहे, ऐसा आपको फील होगा। और कहीं पे हम कुछ वही चीज कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखो, थर्ड सेम में हमने जावा पढ़ा, अब वही सिंटेक्स, वही कॉन्सेप्ट जावा के हम यूज करेंगे। कुछ जावा का कुछ नया तो हमें यहाँ पे सिंथेटिकली वैसे देखा जाए तो सीखना नहीं है। हाँ, एडवांस वर्जन है, मतलब कि एडिशनल जावा में क्या ऐसा है कि जो हम वेब टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। देखो, हमने जो थर्ड सेम में जावा पढ़ा, वो जावा क्या था? कोर जावा जिसको हम कहते हैं, वो कोर जावा था, जिसको आप कहीं भी, अगर आप एंड्रॉयड में जावा जावा के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हो, मतलब कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करते हो और उसमें प्रोग्रामिंग जावा थ्रू करते हो, तो वही कोर जावा आपको यूजफुल होगा। मतलब हम कहते हैं ना, बेस, जो बेस है जावा का, वो हमने पढ़ा अभी। एक्चुअली जावा जो है ना, वो 3 अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब एक होता है कोर जावा, जिसको हम J2SE कहते हैं। दूसरा होता है एडवांस जावा, जिसको हम J2EE कहते हैं। और तीसरा होता है माइक्रो एडिशन, उसका मतलब कि छोटा वर्जन, जिसको हम J2ME या JME कहते हैं। आपने कहीं पे ऐसा डायग्राम भी जावा के बारे में देखा होगा कि भाई ये जो बड़ा सा सर्कल है वो J2 ही है, फिर ये उसके अंदर ये J2SE, और उससे भी छोटा एक J2ME। मतलब कि जावा के अलग अलग वर्जन। सबसे पहला जो वर्जन था जावा का, वो स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। फिर क्या हुआ, स्टैंडर्ड एडिशन जो आया था जावा का, वो मेनली किसके लिए था? वो कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए था और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए था। मतलब कि ऐसी एप्लीकेशंस की जो सेम पीसी पे रन हो। लेकिन इंटरनेट का जैसे ही प्रभुत्व मार्केट में बढ़ने लगा और ज्यादा लोग उसको यूज करने लगे, मार्केट में ऐसी डिमांड अराइज हुई कि भाई ऐसी एप्लीकेशंस बननी चाहिए कि जो सर्वर में रन हो। मतलब ऐसा प्रोग्राम की जो सर्वर में रन हो और क्लाइंट को अपने पीसी में उसका रिजल्ट या फिर आउटपुट दिखाई दे। तो क्या हुआ कि देखो, हमने जो थर्ड सेम में पढ़ा स्टैंडर्ड एडिशन, इसको कोर जावा कहते हैं, उसमें हमने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए कि जो जिस पीसी में रन होते हैं उसी में उसका आउटपुट प्रस्तुत होता है। लेकिन अब मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की, इंटरनेट के आने से। तो ऐसी आवश्यकता हुई कि भाई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए कि जो दुनिया के किसी भी कोने में रन हो। तो तब ये डेवलपमेंट हुआ जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन का। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स
कि जो दुनिया के किसी भी छोर से हम उसको एक्सेस कर सके और रन कर सके। तो अगर आपको यूनिवर्सली किसी भी चीज को टेक्निकली आपको अवेलेबल करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस चीज को कहीं पे सर्वर पे रखना होगा। ऐसी कोई फाइल, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन की जो आप बहुत से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो कंप्यूटर के माध्यम से, तो आपको उसे सर्वर पे रखना होगा। और सर्वर पे रखेंगे तो फिर हम उस क्लाइंट्स को उसका एड्रेस या उसका यूआरएल दे सकते हैं, जिसके जरिए वो इंटरनेट के माध्यम से उस डेटा को, उस फाइल को, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो कहने का मतलब कि ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे प्रोग्राम्स कि जो सर्वर पे होंगे और क्लाइंट रन करेगा। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया ना कि फर्स्ट सेम की कुछ यादें ताजा होंगी, तो वही आपको यहाँ पे होगा। देखो अभी मैं बात कर रहा था जावा की, ठीक है ना, और उसी में कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, पीएचपी का कॉन्सेप्ट, पीएचपी का आया। मतलब मैंने जो बार बार आपको पीएचपी पढ़ाते वक्त बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स हम बनाते हैं पीएचपी में कि जो सर्वर पे रहते हैं, सर्वर पे होता है, सर्वर पे रन होता है, और उसका रिजल्ट किसको भेजा जाता है, क्लाइंट को। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमने देखे पीएचपी में, ऐसे प्रोग्राम्स हमने बनाए पीएचपी में फर्स्ट सेम में, कि जो हम बनाते हैं अपने पीसी में, लेकिन उसको रन कहाँ पे करवाते हैं, सर्वर पर। मतलब सर्वर तो एक्चुअली जब हम डेवलपिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअल सर्वर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी लोकल सर्वर का यूज करते हैं। क्योंकि एज ए डेवलपर हम चाहेंगे कि अपने ही पीसी में उस एप्लीकेशन को, उस स्क्रिप्ट को हम टेस्ट कर सके, इसलिए हम लोकल सर्वर का यूज करते हैं। तो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन में भी वही है जो हम यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं, JWT। अब यहाँ पे हम जावा का वो पहलू सीखने वाले हैं कि जिसके द्वारा हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, या ऐसे प्रोग्राम्स बना पाएंगे कि जो सर्वर पे रन हो। अब तक हमने जावा में ऐसे प्रोग्राम बनाए कि जो अपने पीसी में रन होते थे। अब हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि जो सर्वर के लिए है, सर्वर पे रन होंगे, क्लाइंट को उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, क्लाइंट उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा ब्राउजर के जरिए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट कि जो हमने पीएचपी में देखा, और यही चीज आप इंप्लीमेंट करोगे डॉट नेट में प्रोजेक्ट बनाते वक्त भी, है ना। तो देखो मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि हम उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं जो हमने फर्स्ट सेम में हमने जावा किया। तो जावा की सिंटेक्स, जावा की टेक्नोलॉजी, जावा के अलग अलग मैकेनिज्म्स, और पीएचपी के कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि वेब टेक्नोलॉजी। तो उन दोनों को यहाँ पे हम मिक्सअप करेंगे। पीएचपी की सिंटेक्स याद नहीं रखनी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि भाई सर्वर पे होता है प्रोग्राम, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, फिर उसको रिस्पॉन्स देते हैं। आई हुई रिक्वेस्ट में बहुत सा डेटा होता है, उसको हमें रीड करना होता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। उसके अलावा और भी चीज होती है, मतलब कि हम कुकीज को रीड करते हैं, कुकीज को सेंड करते हैं, हम सेशन को ट्रैक करते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे भी होगी, लेकिन वो जावा के हिसाब से होगी, जावा के मैकेनिज्म से होगी। मतलब कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे जो हमने पीएचपी में डिस्कस किए। अलग अलग हमने 9-10 चैप्टर पीएचपी में डिस्कस किए, तो वो सभी चीजें यहाँ पे आएगी, रिपीट होगी, लेकिन वो जावा में कैसे होता है उस तरह से होगा। वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन वो जावा के नजरिए से। मतलब कि हमने पीएचपी में पढ़ा था जैसे कि कुकीज होती है, पीएचपी में कुकीज को हम सेंड कर सकते हैं, तो जावा में हम कुकी को कैसे सेंड कर सकते हैं, वो एक चैप्टर में पढ़ेंगे। सेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, सेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी में, वो हमने डिस्कस किया, पढ़ा फर्स्ट सेम में। अब यहाँ पे सेकंड सेम में सेशन जावा में कैसे क्रिएट होता है, कैसे एक्सेस होता है, कैसे उसमें हम डेटा को रख सकते हैं, बस वही चीजें। एडिशनली हमने ये भी देखा, हमारा पीएचपी का थर्ड चैप्टर था कि फॉर्म डेटा को कैसे रीड करें, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है कि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है वो किसी ना किसी फॉर्म के जरिए आती है। मतलब कि हम बहुत से केसेस में हम ऐसा करेंगे कि क्लाइंट के सामने हम एक डेटा एंट्री फॉर्म प्रस्तुत करेंगे, और उस फॉर्म में क्लाइंट डेटा एंटर करेगा, और जो डेटा उसने एंटर किया है उसको हम अपने प्रोग्राम में, अपना प्रोग्राम की जो सर्वर पे है उस प्रोग्राम में हम क्लाइंट के उस एंटर किए गए डेटा को पहले तो रिट्रीव करेंगे, एक्सेस करेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस या कार्यवाही करेंगे, और अंत में जो रिजल्ट जनरेट होता है वो हम क्लाइंट को वापस एज अ रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो मैंने कहा ना कि वही कॉन्सेप्ट्स बट जावा में,
क्योंकि देखो बहुत सी टेक्नोलॉजी है। आप आपने जो पीएचपी में किया वो आप पाइथन में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, डॉट नेट में भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो सेम रहते हैं कि है एक वेब एप्लीकेशन, तो उसका जो उसकी कार्यशैली जो होती है वो तो सिमिलर रहती है, लेकिन हम जब अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो सिंटेक्स लैंग्वेज बदल जाती है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब कि वही चीज है अब यहाँ पे हम, हाँ हमने हेडर्स भी डिस्कस किए थे पीएचपी में, और हमने लोकेशन हेडर का तीन चार अलग अलग जगहों पे यूज भी किया था। फिर बहुत सारे हेडर्स भी थे, मैंने आपको बताए थे। तो हेडर्स तो ऐसा नहीं है कि भी वो केवल पीएचपी के ही हेडर्स है। हेडर्स तो हर एक टेक्नोलॉजी को अप्लाई होते हैं, कि जो वेब टेक्नोलॉजी है उसको। तो देखो आप यहाँ पे इस चैप्टर का, इस यूनिट में जो तीन चैप्टर्स है उसमें से दो चीजें तो आपको कॉमन लगेगी। हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर्म डेटा, मतलब फॉर्म के जरिए क्लाइंट जो डेटा एंटर करता है उसको हम जावा में कैसे एक्सेस करें। और दूसरी चीज जो है वो रिक्वेस्ट हेडर। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हेडर्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हेडर मतलब कि आई गई रिक्वेस्ट में जो हेडर है, आई हुई रिक्वेस्ट में जो हेडर है वो कौन ऐड करता है, ब्राउजर ऐड करता है। और जब हम रिस्पॉन्स में हेडर भेजेंगे तो वो हम भेजेंगे, लेकिन उन हेडर्स को रीड कौन करेगा, ब्राउजर रीड करेगा। क्लाइंट को तो जो हम एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स भेजेंगे वो उसके लिए काम का है। बट इन सब के बीच में जावा का जो मैकेनिज्म है कि जो शुरू से लेकर अंत तक हमें यूज करना है वो है सर्वलेट। तो सबसे पहली चीज कि जो आपको पता होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सर्वलेट, जिसका आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना, कुछ डाउट्स, कुछ कहना है? एनीबडी? सो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सर्वलेट बेसिक्स। ओके, यहाँ पे हमें सर्वलेट डिस्कस करना है। तो आपके मन में प्रश्न होगा, शायद आपने बीसीए में पढ़ा भी है और आपको शायद याद भी हो कि सर्वलेट क्या है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सर्वलेट एक नाम आपको शायद नया लगे, लेकिन है कुछ नहीं। हमने अब तक जो जावा के प्रोग्राम्स बनाए ऐसा ही छोटा सा एक जावा का प्रोग्राम, लेकिन देखो इसका नाम कैसा है, सर्वलेट। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो, अगर आप इसके नाम में देखो सर्वलेट, तो इसके नाम में ही ये शब्द आता है सर्व। मतलब कि ये किसी को सर्व करेगा, और जो सर्व करता है उसको हम कहां पे रखते हैं, सर्वर पे रखते हैं। जो चीज किसी को सर्व करने के लिए बनती है उसको हम कहां पे रखते हैं, सर्वर पे रखते हैं। तो सर्वलेट जावा का एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो सर्वर पर होता है। जैसे पीएचपी का प्रोग्राम हम सर्वर पे रखते, ऐसे ही जावा का प्रोग्राम आपको सर्वर पे रखना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर्वलेट बनानी पड़ेगी। सर्वलेट मतलब जावा का ही प्रोग्राम जिसको आप सर्वर पे रखोगे, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने पर वो रन होगा वो प्रोग्राम सर्वलेट, और क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी भेजेगा। क्लाइंट हमारा जो है वो कहां से रिक्वेस्ट करेगा, ब्राउजर से। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ब्राउजर से, और हमारा सर्वलेट जो सर्वर पे होगा वो प्रोसेसिंग करेगा इस रिक्वेस्ट की, और क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी देगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। फिर छोटा सा एग्जांपल कि कैसी होती है सर्वलेट वो हम देखेंगे, पैकेजिंग कैसे होता है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। फ्रेंड्स, मेजोरिटी ऑफ एग्जामिनेशंस में ये प्रश्न होता है, मेजोरिटी ऑफ एग्जामिनेशन में, थ्योरी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न होता ही है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, और what are the different methods which are executed as a part of servlet life cycle. Discuss them and explain with a suitable example. In short, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। सर। यस। सर, जैसे कि आपने कहा पीएचपी की तरह हम इसको यूज करेंगे, तो पीएचपी के लिए हम लोग जैम्प कंट्रोल पैनल ऐसे सर्वर यूज करते थे, तो ये सर्वलेट के लिए भी कोई ऐसा सर्वर है क्या?
हाँ हाँ, मैंने बताया ना कि हम जब डेवलपर है, हम डेवलपिंग करते हैं और जब टेस्टिंग करना चाहेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो हर बार तो ये मुमकिन नहीं होगा कि हम एक्चुअल सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करके टेस्टिंग करें। इसलिए क्या है कि भाई बहुत सारे लोकल सर्वर्स मार्केट में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। तो उन्हीं सर्वर्स का हम यूज करके अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। जैसा कि हमने पीएचपी में टेस्टिंग किया था जैम्प के जरिए, तो यहाँ पे हम अपाचे टॉमकेट को यूज करेंगे सर्वर को, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। देखो, मैंने आज सुबह जो आपको गूगल क्लासरूम में मटेरियल शेयर किया है उसमें दो चीजें हैं। एक उसमें ये पीडीएफ है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर 1 की पीडीएफ है। और दूसरा, मैंने जो आपका प्रश्न था अभी कि क्या कोई ऐसा सर्वर है, तो मैंने ये जो दूसरी पीडीएफ आपको शेयर की है स्टेप्स विथ डिस्क्रिप्शन, उसका नाम क्या है? स्टेप्स विथ डिस्क्रिप्शन। शायद आप लोगों ने उसको अभी देखा नहीं होगा, आप बाद में देखना उसको। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है आपको कि भाई J2EE मतलब कि जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, या तो JWT, इसकी एप्लीकेशंस को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाने के लिए और उसको रन करने के लिए आपके पीसी में आपको जो माहौल खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या सेटिंग्स करने हैं, और ये सभी सेटिंग्स और इंस्टॉलेशन करने के बाद किस तरह से आप प्रोग्राम को लिखकर उसको टेस्ट कर सकते हो, वो सब कुछ मैंने आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है। और अपने नेक्स्ट सेशंस में, मतलब कि कल या परसों के सेशन में, मैं आपको वो स्टेप्स यहाँ पे डेमोस्ट्रेट भी करूंगा कि कैसे हम उसको मतलब कि माहौल, कैसे हम माहौल बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, कैसे हम लोकल सर्वर और कौन सा लोकल सर्वर यहाँ पे यूज करेंगे, क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ते हैं, कहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और फिर उसको कहाँ पे रखेंगे और कैसे उसको रन करेंगे। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपका प्रश्न था ना कि सर्वलेट को रन करना। फ्रेंड्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझते ही नहीं है। सर्वलेट को रन करना जो सबसे बेसिक चीज है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे समझोगे तो वेरी इजी। अदरवाइज क्या होगा, अंत तक सभी प्रोग्राम्स जो है हमारे वो सर्वलेट ही होंगे। जितने भी प्रोग्राम्स आप यहाँ पे बनाओगे वो सभी प्रोग्राम सर्वलेट ही होंगे, बट आपको सर्वलेट ही रन करना नहीं पता चलेगा। देखो, थोड़े स्टेप्स है कि जो आपको दिमाग में मतलब समझ में आ जाने चाहिए, लेकिन वो आप ध्यान से देखोगे तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आप लास्ट तक प्रोग्राम रन नहीं कर पाओगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कि जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर की है दूसरी डिस्क्रिप्शन वाली, वो भी आप एक बार ध्यान से देखना। और यहाँ पे जब मैं आपको उसका डेमोस्ट्रेशन करूं, प्रैक्टिकल का इंस्टॉलेशन और रन करने का, तो आप लोग ध्यान से उसको मेरे साथ ध्यान से आप उसको देखना और समझना, ठीक है? We have been discussing from beginning of our subject, a client's request is fulfilled or directed to the server where an application such as a script or servlet handle and respond to it। मतलब कि जब हम किसी भी वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम जब भी किसी वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो हम ये हमेशा शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि भाई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, क्लाइंट ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर पे ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी, सर्वर पे हमारा कोई प्रोग्राम होगा जैसे कि कोई स्क्रिप्ट, और वो प्रोग्राम इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और रिस्पॉन्ड देगा। तो हम जावा की बात करें तो ये जो प्रोग्राम जावा में बनने वाला है या फिर हम बनाएंगे वो है सर्वलेट, ठीक है ना? तो क्या है ये सर्वलेट? थोड़ा बहुत तो मैंने अभी आपको उसके बारे में बता दिया। सर्वलेट्स आर द जावा प्रोग्राम्स, प्योर जावा प्रोग्राम, बट इट रन ऑन वेब और एप्लीकेशन सर्वर। सर्वलेट मानो एक ऐसा जावा का प्रोग्राम है कि जो सर्वर पे रन होता है, वेब सर्वर या
एप्लीकेशन सर्वर पे। सर्वलेट जॉब क्या करता, क्या है ये, इसका कार्य क्या है, व्हाट इज द जॉब ऑफ ए सर्वलेट? इन शॉर्ट आपको बता दूं, इट इज टू एक्ट एज अ मिडल लेयर बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्वर। मान लो कि ये एक ऐसा प्रोग्राम कि जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक माध्यम की तरह काम करता है। क्योंकि क्लाइंट जब भी किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि क्लाइंट ने अपने रिजल्ट के लिए रिक्वेस्ट की, क्लाइंट एक स्टूडेंट है जिसने यूनिवर्सिटी की एग्जाम में अपियर हुआ है और उसका रिजल्ट वो चाहता है देखना। तो क्लाइंट ब्राउजर के जरिए वो उस रिजल्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वो रिक्वेस्ट मिलेगी सर्वलेट को, और सर्वलेट उसको देखेगा कि भाई क्लाइंट ने क्या मांगा है। तो क्लाइंट ने अपना रिजल्ट मांगा है, रिजल्ट कहाँ पे है, डेटाबेस के किसी टेबल में है। तो अब सर्वलेट क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर में रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस एनरोलमेंट नंबर, मतलब कि जो क्लाइंट ने एनरोलमेंट नंबर एंटर किया है, उस एनरोलमेंट नंबर का जो रिकॉर्ड है रिजल्ट का, वो आप मुझे दो। ये कहेगा कौन, सर्वलेट। और डेटाबेस सर्वर से कहेगा, डेटाबेस सर्वर उसको एज ए रिस्पॉन्स भेजेगा रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड सर्वलेट फिर डिस्प्ले करेगा अपने क्लाइंट को ब्राउजर के जरिए। सो client is generally a browser and a server may be a database or any other। हम बात करते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। ये प्रोग्राम जो होता है जावा का, तो ये तो तय है ना कि भाई जावा का प्रोग्राम है तो वो सेव करेंगे हम। क्योंकि देखो, ये मैंने आपको अभी शुरू में तीन सर्कल आपको बताए थे शुरू में, कि J2 स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब कि जावा का जो कोर जावा हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एडिशन, वो क्या था, वो उसका बेसिक कोर जावा था। फिर उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया नया, और फिर ये बड़ा वर्जन बनाया जावा का, एंटरप्राइज एडिशन को हम कहते हैं। तो स्वाभाविक सी चीज है कि कुछ ऐड करके और बनाया गया है, तो काफी कुछ जो कोर जावा में नहीं था वो इसमें रखा होगा। अनफेमिलियर इंपोर्ट स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसे पैकेजेस ऐसे पैकेजेस कि जो आपने कोर जावा में नहीं देखे होंगे, ऐसे नए पैकेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये भी सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारा नया उसमें ऐड किया है। तो जावा में तो हमें पता है कि जो कुछ भी नया ऐड होता है वो कैसे होता है, वो क्लासेस के स्वरूप में होता है, इंटरफेस के स्वरूप में होता है। और क्लासेस और इंटरफेस पैकेज के अंदर रखे जाते हैं, और फिर पैकेज आपको दिया जाता है। तो नए क्लासेस, नए इंटरफेस, इन शॉर्ट नए पैकेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जो आपने कोर जावा में नहीं देखे होंगे। एक्सटेंड्स अ स्टैंडर्ड क्लास। अब आपको ये एक चीज यहाँ पे करनी होगी, जब आपको सर्वलेट बनानी है फ्रेंड्स, जब आपको सर्वलेट का प्रोग्राम लिखना है, तो उसके अंदर देखो, हमें पता है कि जावा का, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं जावा का, तो उसमें कम से कम एक क्लास होता है ना। तो यहाँ पे भी जावा का प्रोग्राम है तो क्लास तो लिखना ही है आपको। लेकिन सर्वलेट बनाने के लिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, गाड़ी जो है।
यस, यहाँ पे यस, जावा का क्लास तो होगा ही, बट ऐसा क्लास होगा कि जो आपको सब क्लास बनाना है किसी का। HTTP सर्वलेट नाम का एक क्लास है जावा में। जब भी आपको सर्वलेट बनानी है जावा में, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एक जावा की फाइल बनानी है, डॉट जावा वाली। उसमें आपको एक क्लास बनाना है, जैसे कि आपको नाम रखना है उस क्लास का माई सर्वलेट, जो भी नाम रखना हो, लेकिन आपको उससे एक्सटेंड करवाना है HTTP सर्वलेट से, फिर इसकी बॉडी। तो जब आपका कोई भी क्लास HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करता है, ये HTTP सर्वलेट नाम का क्लास इनबिल्ट है। जब भी आपका कोई क्लास इसे एक्सटेंड करता है, तो वो खुद क्या बन जाता है, सर्वलेट बनता है। ये हमारा क्लास माई सर्वलेट अब एक सर्वलेट है। इसको हम सर्वर पे रख सकते हैं, इसके लिए हम URL डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ सकती है ब्राउजर से, और ये रिस्पॉन्ड भी देगा। इसके अंदर मेथड रखेंगे हम, जब भी हम किसी सुपर क्लास को एक्सटेंड करते हैं ना, तो उसकी मेथड्स को हम ओवरराइड करते हैं। क्या करते हैं, ओवरराइड। मतलब कि ऐसी मेथड्स कि जो सुपर क्लास में डिफाइन हुई है, हम उसको दोबारा एज इट इज डिफाइन करके अपना खुद का कोड उसके अंदर लिख रहे हैं। तो जब भी हम सुपर क्लास की मेथड को सब क्लास के अंदर वापस लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जावा में, मेथड ओवरराइडिंग। और ये तो जावा का बिल्ट इन क्लास है HTTP सर्वलेट। उसमें बहुत सारी मेथड्स आई हुई है जिसको हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, जैसे कि डू गेट। ये डू गेट नाम की एक मेथड है कि जो किसके अंदर आई हुई है, HTTP सर्वलेट के अंदर। उसको हम ओवरराइड करेंगे अपनी सर्वलेट क्लास के अंदर। ओके, जस्ट आपको ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम विस्तार पूर्वक इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक्सटेंड करना कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये भी हमने जावा में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 इनहेरिटेंस। ओके, और शायद आपको याद हो कि चैप्टर नंबर जो हमारा 11 था, मल्टी थ्रेडिंग, याद है ना, कि जावा में थ्रेड्स कैसे बनाते हैं। दो तरीके से थ्रेड जावा में बन सकते हैं। एक, फर्स्ट वन, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, रनेबल इंटरफेस। मतलब या तो आप एक्सटेंड करो थ्रेड क्लास की जो जावा में इनबिल्ट है, उसको एक्सटेंड करके उसका सब क्लास बनाओ, है ना। तो वही चीज हुई ना सर्वलेट में भी। देखो, थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स, क्या लिखेंगे, थ्रेड। और जब हम किसी भी क्लास को थ्रेड का सब क्लास बनाते हैं, तो वो क्लास क्या बन जाता है, थ्रेड बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जावा में बहुत सी जगहों पे यूज होता है, और यही कॉन्सेप्ट हम सर्वलेट में भी यूज करेंगे। सर्वलेट बनाने के लिए वापस बता रहा हूं आपको, हमें एक क्लास डिफाइन करना है, नाम कुछ भी रखो उसका। वो क्लास HTTP सर्वलेट का सब क्लास होना चाहिए। अब HTTP सर्वलेट इनबिल्ट क्लास है, और जावा में तो मित्रों, दोस्तों, ये एक चीज है कि भाई जब आप अपने प्रोग्राम में किसी भी ऐसे क्लास या इंटरफेस को यूज करते हो कि जो आपने खुद ने नहीं बनाया है, तो वो आपको पर्याप्त करना पड़ता है अपने इस क्लास में। कैसे, तो या तो आप उसे इंपोर्ट करो, हाँ, या फिर उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखो। तो ज्यादा बेहतर क्या रहता है, उसको इंपोर्ट करना। अब देखो, जावा में हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो एक पैकेज ऐसा है कि जो उसमें हमेशा अवेलेबल होता है, जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज। जो भी क्लासेस, जो भी इंटरफेस जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर है, वो हमें इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाहर के कोई क्लास इंटरफेस हमें यूज करने हैं, तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ HTTP सर्वलेट क्लास की, ये क्लास लैंग्वेज पैकेज में अवेलेबल नहीं है, तो उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, लिखा ही है ना यहाँ पे अनफेमिलियर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, मतलब कि ऐसे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की जो आपने पहले नहीं देखे हैं कोर जावा में, वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपको इस क्लास को एक्सटेंड करना है एचटीटीपी सर्वलेट को, फिर कुछ मेथड्स उसकी ओवरराइड करनी है, और ज्यादातर केस में हम ओवरराइड करेंगे डू गेट। देखो, इस मेथड के नाम के ऊपर से भी आपको कुछ याद आना चाहिए। इसके नाम में एक शब्द है, कौन सा शब्द है? गेट। गेट। वो गेट क्या होता है? गेट सर क्या? मेथड है। यस, गेट एक मेथड है सबमिशन की, है ना। क्लाइंट किसी फॉर्म को सबमिट करता है, किसी यूआरएल को टाइप करता है ब्राउजर में, या किसी लिंक पे क्लिक करता है, और इन सभी चीजों को करने के बाद अगर वो किसी पेज पे आता है, तो उस पेज पे जो वो पहुंचा है, वो पहुंचने का जो मैकेनिज्म है, मेथड है, वो गेट है। बराबर ना? गेट रिक्वेस्ट कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? गेट रिक्वेस्ट। तो ये डू गेट मेथड क्या करेगी? जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वलेट के लिए, इस सर्वलेट के लिए कौन सी रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट। तो डू गेट मेथड अपने आप रन होगी। हमें तो केवल उसके अंदर कोड लिख के रख देना है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी सर्वलेट के लिए, और अगर वो रिक्वेस्ट गेट टाइप की होगी तो डू गेट मेथड रन होगी। और दूसरी मेथड कौन सी है? पोस्ट। हाँ, तो उसके लिए भी दूसरी मेथड है, डू पोस्ट। अगर आपका क्लाइंट पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाला है तो आपको डू पोस्ट को ओवरराइड करना है, लेकिन ज्यादातर केस में हम जब इसको पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो डू गेट को ही हम ओवरराइड करेंगे। देन डिफरेंट मेथड्स टू रिस्पॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीटीपी कमांड्स। सर्वलेट के अंदर ये भी हो सकता है भाई, अपनी सर्वलेट के लिए जो रिक्वेस्ट आएगी वो पुट के लिए आती है। पुट मतलब कि क्लाइंट कुछ अपलोड कर रहा है, या डिलीट के लिए आती है, क्लाइंट कुछ डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, गेट और पोस्ट जो है अलग अलग रिक्वेस्ट के प्रकार, उसी तरह से और भी रिक्वेस्ट है, जैसे कि पुट, डिलीट। तो इन सभी के लिए अलग अलग मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है एचटीटीपी सर्वलेट में, जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस वी विल गो फॉर आइदर डू गेट और डू पोस्ट, क्योंकि ज्यादातर केस में जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी वो गेट या पोस्ट टाइप की ही होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा। ओके, यहां तक मैंने आपको बताया कि भाई जावा वेब टेक्नोलॉजी में, मतलब कि जावा के जरिए ऐसा प्रोग्राम बनाना कि जो वेब एप्लीकेशन बने। तो वेब एप्लीकेशन मतलब जो वेब पे हो, वेब के जरिए रन हो। तो ऐसी एप्लीकेशन जब हम जावा में बनाते हैं तो अपनी एप्लीकेशन होती है सर्वर पे, और ऐसे प्रोग्राम्स जावा के कि जो हम सर्वर पे रखेंगे और क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने पर रन होंगे, उसको सर्वलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वलेट। मतलब जावा का एक प्रोग्राम कि जो जावा की भाषा में ही लिखा होता है, और वो सर्वर पर हम रखते हैं उसको, और सर्वर पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने पर वो रन होगा। ठीक है? किसी को कुछ डाउट, कुछ कहना, कुछ सुनना? नो फ्रेंड्स, सर। एनीबडी एल्स? नो सर, थैंक यू सर। मतलब मैं जाऊं अभी? रारा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने बोला थैंक यू बोल दिया, तो अब क्या मुझे कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि आप बस जाओ अब। अरे नहीं नहीं सर, वो तो मैंने ऐसे बोला कि आपने